औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। नाज़रीन, आज मैं नए कार्य सरकार प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जिस तरह के हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि एक हमने सेगमेंट करना होता है जिसपे हम अवाम की बात करें और अवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, या अवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं उस पर बातचीत करें। और दूसरा सेगमेंट आपको पता ही है, उसमें एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आज मेरे पास बड़ी धमाका खेज खबरें हैं और जिसमें एक चीफ मिनिस्टर जो हैं आखिरकार गिरफ्तार हो गए हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा सऊदी वलिया है जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दावत दी थी पाकिस्तान आने की, उन्होंने उनकी दावत क्यों मुस्तरद कर दी, इसके पीछे स्टोरी क्या है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो अमरीकी सफीर अडयाला जेल में किस से मिलना चाहते हैं और हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। इसके अलावा मेरे पास एक अवाम के लिए खुशखबरी है, मतलब इतनी परेशानी की खबरें हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक खुशखबरी है छोटी सी, वो भी प्रोग्राम के आखिर में शेयर करूंगा। इस वक्त मेरे पास तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में शहजाद शौकत साहब। ये माहिर माशियात हैं और इनकी माशियात की खिदमात के लिए मैंने इसलिए इनको ज़हमत दी कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल गैर इस्तेकाम तो जो चल रहा है वो चल रहा है, पर मसला ये है कि महंगाई में जो लोग दब चुके हैं, जो लोगों के पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोग सड़कों पे आ गए हैं, उसका हल क्या है वो शहजाद शौकत साहब से पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह भट्ट साहब। शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैंने ये पूछना था कि सबसे पहली और बुनियादी बात अवाम की कि इस महंगाई का IMF का एग्रीमेंट तकरीबन होने जा रहा है, $8 अरब मिल रहे हैं, उसके बाद अवाम को रिलीफ मिलेगा? सर, अवाम को रिलीफ उस वक़्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि अवाम की इनकम ना बढ़ा दी जाए। ये है बॉटम लाइन। देखिए, जो हमें IMF से 1 अरब मिलता है या 8 अरब मिलता है, 1 साल का प्रोग्राम है या 5 साल का प्रोग्राम है, ये जो 8 अरब आने हैं ये आने हैं वापस जाने के लिए। अच्छा, सूद समेत, क्योंकि हमने पिछले कर्जे उतारने हैं। पिछले कर्जे कब उतरेंगे? जब नया कर्जा चढ़ेगा। जब नया कर्जा चढ़ गया तो पिछला तो उतर गया, लेकिन नया किसने उतारना है? वो हमने और हमारे आने वाले बच्चों ने उतारना है। यानी कि हम इस दलदल में फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। जो ईंटों वाला भट्टा हुआ जो अपने मॉडर्न स्लेवरी में अपने मुलाजमों को कर्ज दे के फंसा लेता है, हम भी उसी तरह पूरी दुनिया में जिनके हम मकरूज हैं उन्होंने हमें पूरी तरह इस दलदल में घसीट दिया हुआ है। अब हम उनके ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनके ऑब्जेक्टिव के लिए चीदा लोग काम करते होंगे ना। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है, 24.5 करोड़ या 25 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल क्या है शहजाद? सर, 24 करोड़ अवाम में से 12 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे चलेगा जी। एक तो क्लियर कट है। जो उसके ऊपर 24 करोड़ में से शायद 1 करोड़ लोग होंगे। गुर्बत की लकीर से नीचे आप किन को समझते हैं? सर, वो जिनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। यानी कि दिन में 1 रोटी, कोई सूखी रोटी मिल जाए। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह यह है कि हमारी तमाम पेमेंट्स डॉलर में है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे बिजली का बिल डॉलर में पे करना है, मुझे मोटरसाइकिल गाड़ी का पेट्रोल डॉलर में पे करना है, मुझे गैस डॉलर में पे करनी है, मुझे जो कर्ज मेरे पे चढ़े हुए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए जिसके साथ मेरा लेना देना कोई नहीं है, मुझे वो कर्ज भी अपने टैक्स की सूरत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे के उतारने हैं। जी ठीक। अब मेरी कमाई किस में है? मेरी कमाई इसमें है कि मैं आज जाता हूं कमाने के लिए तो मुझे रुपयों में कमाना है जी। आप देखें ये मिसमैच क्या है। अगर एज ए इकोनॉमिस्ट आपको बताऊं तो हमारी इकोनॉमी में 24 करोड़ कंज्यूमर है। इसका मतलब है कोई भी यहां ठेला खोलेगा उसके पास 24 करोड़ लोग हैं जिन्होंने खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है जी। इकोनॉमिक्स तो बड़ी अच्छी है लेकिन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वो बहुत खराब है। उसका हल क्या है? कोई हल से मुराद, मैं इतनी जल्दी तो नहीं हल की तरफ जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि IMF के बाद मुझे आपकी बातों से समझ ये आई
कि मजीद हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं। मजीद जाएंगे। वो कैसे जाएंगे सर? देखें, हल या उसका प्रोसीजर से पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें दूंगा जिससे हमारी आवाम को भी समझ आ जाए हम कहाँ खड़े हैं। पहला क्वेश्चन, इंग्लैंड में एक आम शहरी जो सबसे कम वेज लेने वाला है, वो कम से कम वेज पे रोजाना 8 घंटे काम करके सेव कर ले तो 3 साल में घर बना लेता है। ठीक है। क्यों? आम मतलब सेल्समैन टाइप, लेबर टाइप, आम लेबर टाइप 3 साल में 4 साल में अपनी हैसियत के मुताबिक घर बना लेगा। अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छा बना लेगा, कम पढ़ा लिखा कम पढ़ा लेगा। सो ये है कि उनकी जो अर्निंग वैल्यू है और जो कास्ट ऑफ लिविंग है वो बराबर है। ठीक है। अमेरिका में भी चले जाए, 3.5 साल अमेरिका में। हमारा जो लेबर पाकिस्तान में 40-50 हजार रुपए वाला अगले 150 साल में घर बना सकता है सेविंग कर? मेरा नहीं ख्याल, नहीं बना। इसका मतलब है कि मिसमैच कहीं ना कहीं खराबी है। ये प्रॉब्लम, इसकी रीजन क्या है? रीजन क्या? रीजन पकड़ ले। डॉक्टर सर्जन कौन होता है? सबसे पहले वो रीजन पकड़ता है, यार इसका मर्ज का मसला क्या है। ठीक है, फिर ही उसकी ट्रीटमेंट होगी। जब मर्ज पकड़ लिया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। जी। हमारे जो करता धरता है शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस मर्ज की शनाख्त कर लें तो वो अपने पैरामीटर्स को जो उन्होंने अपने नून लीग मैनिफेस्टो में है उनको अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो नीचे गिरेंगे। सर इसका अब आ जाए इस तरफ, आपको ये बात समझ आ गई कि हमारी कमाई रुपयों में है और पेमेंट डॉलरों में। पेमेंट डॉलरों में, ठीक है। या तो हमारी कमाई भी डॉलरों में कर दें, ठीक है, या हमारे खर्चे रुपयों में कर दें। पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि जी आपको हम कर्ज देंगे, आप करेंसी डिवैल्यू कर दें। ठीक है, आती है ना? हाँ जी। करेंसी डिवैल्यू होगी तो हम और नीचे चले जाएंगे क्योंकि हमारे में बढ़ता जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, हमारी कमाई जो रुपयों में और कम हो जाएगी। बेसिकली उसकी पहली शर्त ही पाकिस्तान को डुबोने के लिए, और हम मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि करेंसी डिवैल्यू से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पिछले 7 सालों में 70 रुपए 65 रुपए का डॉलर था, कभी फिर 85 रुपए का हुआ, 104 का हुआ, जरदारी दौर की बात कर रहा हूं। आज वो 350 से कम नीचे 270 पे आ गया। क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी? 270 में भी मिलता तो नहीं होगा शायद सर। 2% से ज्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ी। अच्छा, ये बताइए कि डॉलर की कीमत को कम करने का क्या तरीका है? सर डॉलर की कीमत हम कम उस वक्त कर सकते हैं जब हम अपने जोरे बाजू पे अपने रुपए को मुस्तहकम करें। मैं अपनी चीज की कीमत खुद गिरा रहा हूं, ठीक है, तो दूसरा तो गिराएगा ना। तो ये मसनूई है सारा कुछ, कॉस्मेटिक है कि डॉलर 300 से 200 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा, ये सारा? सर नहीं, उसमें ये होता है कि करेंसी डिवैल्यू क्यों होती है, हमारी आवाम को आज तक ये नहीं पता। जी, ये नहीं पता। आप बैंकर हैं, मैंने कर्ज लेना है आपसे, आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि शहजाद साहब कर्ज देता हूं, आपके पास कोलेट्रल क्या है? करेंगे ना? यानी कि आपका प्लान क्या है? प्लान तो बाद की बात है। अच्छा, एसेट क्या है? एसेट क्या है? किसके एवज आप कर्ज लेना? किसके एवज कर्ज लेंगे? ठीक है, पूछेंगे ना। हाँ। मैं कहूंगा सर मेरे पास ये घर है, आप घर ला दो। आपने ले लिया, मेरे एसेट ले लिया। फिर आपके पास मैं जाता हूँ, जी मुझे कर्ज चाहिए। आप कहते हैं शहजाद साहब एसेट दे, मैं कहूँ एसेट नहीं है। फिर आप ये कहते हैं शहजाद साहब लाइबिलिटी क्या क्या? मैं कहूँ ये लाइबिलिटी है। अच्छा, लाइबिलिटी गायब कर दो अपनी बैलेंस शीट से। नहीं समझ आई, दोबारा आसान से समझाएं। मेरे ऊपर आपने कर्ज लेने बैंक के पास गए हैं, बैंक ने आपका घर प्लाट कर लिया और पैसे दे दिए, अब दोबारा अगले महीने फिर गया हूं। हाँ, फिर अब मेरे पास एसेट नहीं है। हाँ, बैंक ये कहता है कि आपने अपनी अवाम के ये पैसे देने हैं, ठीक है, ये 30,000 अरब देना है जो आज 40,000 के करीब है। ये 40,000 अरब की डॉलर में क्या वैल्यू है? अगर 100 रुपए का डॉलर हो तो ये 400 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ठीक है सर, ये 400 बिलियन डॉलर आपके ऊपर लाइबिलिटी है लोगों की, इसको कम कर दें। जी, हम कहते हैं हम कैसे कम करेंगे? कहते करेंसी डिवैल्यू कर दें। मैंने वो 100 रुपए का डॉलर कर दिया 200 रुपए का, वो 400 बिलियन डॉलर लाइबिलिटी कम होकर रहेगी 200 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो अब मेरा बैंक आईएमएफ कह रहा कर्ज ले लो। बेसिकली इसमें जब कर्ज ले लिया तो लेकिन नुकसान किसका हुआ? अवाम का 200 बिलियन डॉलर का लॉस करके आपने 1 बिलियन डॉलर कर्जा ले लिया। ठीक है, 2 या 8 बिलियन, यानी कि अल्टीमेट ये सारा नुकसान अवाम का ही है। अगर आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के रूप में देखें,
हम पाकिस्तानियों को हर करेंसी डिवैल्यूएशन में बहुत ज्यादा लॉस होता है। आप ही जवाब देंगे इसका। आप आम फैम देखें, आप एक आम फैम जर्नलिस्ट हैं, आप अवाम की जबान ज्यादा समझते हैं, उनको ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, शायद आप अवाम को अपने अल्फाज में कुछ बता दें। मैंने बाहर से लेके आया $1 मिलियन, जो मेरा 10 करोड़ रुपया बना। ठीक, मैंने $1 मिलियन तोड़ दिया, 10 करोड़ के साथ काम कर रहा हूं, तो ऊपर से करेंसी डिवैल्यू कर देता है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो मेरा जो 10 करोड़ था वो $1 मिलियन नहीं रहा, वो 8 लाख हो गया, वो 5 लाख डॉलर हो गया। तो मेरा नुकसान हो गया ना। बिल्कुल। ये नुकसान किसकी जेब में गया? किसकी जेब में गया? IMF की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब में, IMF की जेब में, पूरे लेंडर्स की जेब में चला गया। एक और मिसाल, मैंने जज साहब से बात हुई, मैंने कहा जज साहब आपके 10 लाख रुपए सेव थे, आपके वालिद साहब ने सेव किए 1991 में, 10 रुपए का डॉलर था वो, 10 लाख रुपए $1 लाख था। ठीक है, $1 लाख था ना। आज आप उनके बेटे, आपने वो संदूक खोला, 10 लाख बाहर निकाले, डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए वो $3000 रह गए ना। वो $97,000 किधर गए? खामोश। मैं क्या सर, ये आपका सिस्टम खा गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खा गई, IMF खा गया। ये टेक्निकल बातें, लेकिन आम फहम बात ये है कि जब भी हम अल्लाह के साथ जंग में जाएंगे, जब भी हम सूद देंगे, तो हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो ये तो सारा सिस्टम ही सूद पे चल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सूद जो तुम देते हो कि तुम्हारी वेल्थ बढ़े, तुम्हारी वैल्यू बढ़े, वो नहीं बढ़ती अल्लाह के यहाँ। जब भी हम सूद देंगे IMF को, बैंकों को, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग है चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग है, उस सूद ने हमें तबाह बर्बाद करना है जी। सो हमारे लिए अगर हमने इस महंगाई से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले अल्लाह के साथ जंग से बाहर निकले, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये करे कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़े। IMF क्या कहता है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करो, लेकिन IMF ये नहीं कहता कि पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए करो। IMF ये कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करो, इस तरीके से करो कि पाकिस्तानियों की जेब से पैसे निकले और किस्त अदा हो। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहता है किस्त अदा करने के लिए, सूद देने के लिए पाकिस्तानी पे और ज्यादा पैसा डाल। ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था, बड़ा कामयाबी, हमने बड़ा तीर मारा है कि हमने वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लिए, IMF से पैसे ले लिए, ये क्या है? सर, जब हम लोन रीस्केड्यूल करते हैं, आप बैंकर हैं, मैं आपके पास आया हूं, आपने मुझसे अपने मकासद पूरे करने हैं तो रीस्केड्यूल करेंगे जी। ठीक है सर, मैं आपके पास जा रहा, मुझे नहीं दे रहे, आप नहीं देंगे तो मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा। जब मैं आपकी शर्तें पूरी मानूंगा तो आप मुझे रीस्केड्यूल कर देंगे, हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे। ठीक है, अभी जो $1 बिलियन आ रहा है, हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है 25 से 26 बिलियन इस साल की। $1 बिलियन उसमें क्या है? $1 बिलियन सिर्फ यह है कि हम इनके गुलाम हैं। वो लैंडर जिन्होंने हमें $25 बिलियन हमसे क्लेम करना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको रीस्केड्यूल कर दें। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो इसी तरह ही तड़पता सिसकता रहेगा और अवाम जो है इस तरह ही दुखियारे मरते रहेंगे। सर, खुशखबरी ये है कि हम पाकिस्तानियों के साथ अल्लाह हर वक्त है। बेशक इधर मासूम और मजलूम लोग बहुत ज्यादा हैं। जब मखलूत सिस्टम चल रहा है जिसमें जालिम और मजलूम है, उसमें हम पाकिस्तानियों, हम मुसलमानों को क्या करना है? मेरी एक मीटिंग हुई, उलमाए कराम 10-12 दीनी जमातों के बैठे थे, इकोनॉमिक्स पे बात हो रही थी। मैंने कहा सर, इस्लाम कुरान से हदायत ले लो। मैं आलमे दीन तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको हिंट दे सकता हूं, आप समझ जाए। जब भी जुल्म और जालिम इकट्ठे रह रहे हैं तो सिस्टम चलता रहता है। हमें जुल्म और जालिम और मजलूम लोगों को अलहदा करना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह पाक ये जालिम लोग हैं, ईमान नहीं ला रहे, शिर्क में एंगेज हुए हैं। हम भी आज शिर्क में एंगेज हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी को, अपने रहनुमा को पूज रहा है, कोई अपने बैंकिंग सिस्टम को पूज रहा है, कोई अपने पीर को पूज रहा है, कोई, हर एक ने अपना, जो जिसने जॉब दी उसको पूज रहा है। हर किसी ने अपना कोई देवता बनाया, अपना देवता बनाया हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये जुल्म का कानून है, इससे हमारी जान छुड़ा दे, इन लोग जालिम लोगों से जान। तो क्या अल्लाह ने कहा कश्ती बनाओ। अल्लाह के पास पावर थी, अल्लाह कहता कुन, सारे मर जाते।
मर सकते थे ना, बिल्कुल नहीं मारे। बट सब अल्लाह का कानून ये है कि अल्लाह ऑप्शन देता है, चॉइस देता है, टाइम देता है और हर तरीके से आजमाता है कि कौन उसका है कौन उसका नहीं। अब इसमें पॉइंट सर यहाँ पे आ गया कि कश्ती बनाने के ऑर्डर के साथ अल्लाह ताला ने ये कहा कि इनको हिदायत देते जाओ, तबलीग करते जाओ। आखिरी दम तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बुलाते हैं। इसमें एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट एक हिकमत क्या थी कि अल्लाह ताला ने ऑप्शन दे दी कि जिसने इस कश्ती में आना है कश्ती में आ जाए, जिसने उधर आना उधर आ ले। जो कश्ती में आया वो बच गया, दूसरा गायब हो गया जी। दूसरी मिसाल यहूदी हफ्ते वाले, आजकल जो इस्लामिक बैंकिंग में हो रहा है, एक हम यहूदी ये देखते थे कि हफ्ते वाले दिन मछलियां सामने पड़ी हुई हैं, हाँ, नजर आ रही हैं, पकड़नी नहीं है। एक मुफ्ती साहब उठे, अब मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट बता रहा हूँ कि एक साहब उठे, उन्होंने कहा जी ये मछलियां जिंदा है, सामने है, अल्लाह ने कहा हफ्ते को नहीं पकड़ी, ना पकड़ो, हफ्ते को जिंदा रखो, पाउंड में पकड़ लो, मारना नहीं उनको, इतवार वाले दिन निकाल लो। ये फतवा दे दिया। इस फतवे को बस स्टैंप लगाई, एक मौलवी साहब ने, वो काम शुरू हो गया। फिर यहूदी ये कहते थे कि एक मछली जिंदा है, हमने पकड़ी तो नहीं, ऐ अल्लाह पाक हमने पकड़ी नहीं, जिंदा है, इतवार को पकड़ी। यानी कि ये चालाकी है अल्लाह के साथ, चालाकी खेल ली। एक फतवा दिया कि ये चालाकी जायज है और उसके ऊपर बिजनेस शुरू हो गया। ये बिजनेस इतना बड़ा कि दो तबके बन गए, तीन तबके बन गए, एक अमीर से अमीर तर, एक गरीब से गरीब तर। क्योंकि जो मछलियां हफ्ते के इतवार को पकड़ते थे उनका बिजनेस ऊपर, जो हलाल कमाते थे वो हलाल कमाने के लिए वो बेचारे गरीब। सो पॉइंट ही क्या निकला कि जब इन एक सियाने आदमी ने ये कहा कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, हफ्ते वाले में आइसोलेट किए, दीवारें बना ली। अब वो जो इस गुनाह में शामिल थे और जो दूसरा तबका उनको कुछ नहीं कहता था और तीसरा जो उनको मना करता था, मना करने वाला साइड पे हो गया, तबलीग वाला साइड पे हो गया, अल्लाह के लिए आवाज उठाने वाला साइड पे हो गया, तो वो खत्म, जुल्म खत्म हो गया। वो बंदर बन गए 3-4 दिन 5 दिन, उसके बाद वो फौत हो गए, मर गए। तो आज हम पाकिस्तानियों को भी अपनी कश्ती बनानी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए, शहबाज शरीफ साहब, मेरा लॉ पढ़ा हुआ है, मैंने उनको लॉ ड्राफ्ट करके दिया हुआ है, सागदार साहब को, फेडरल शरिया कोर्ट को, चेयरमैन सेनेट के पास, चेयरमैन नेशनल असम्बली के पास, ये मेरा लॉ ड्राफ्ट पड़ा है कि हमें एक लॉ दे दें, एक अथॉरिटी दे दें जिसके बेनिफिशियरी हम पाकिस्तानी हो। हमें ऑप्शन हो कि हमने सूदी सिस्टम में रहना है कि बगैर सूदी सिस्टम में रहना है। उस ऑप्शन में 2 कश्तियां बन जाएंगी, एक कश्ती में ये कश्ती जिसमें सूदी सिस्टम नहीं है, एक वो जिसमें सूदी सिस्टम है, तो जालिम और मजलूम अलग-अलग हो जाएंगे। तो आप उसके बाद देखिएगा कि कौन जीता है कौन हारता है। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, आपने शहजाद शौकत साहब की इंतहाई अहम मंतक समझी कि जालिम और मजलूम हम इस माशरे में इकट्ठे रह रहे हैं। इस वक्त बुनियादी ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान में अशद ज़रूरत ये है कि जालिम और मजलूम को अलग-अलग कर दिया जाए, और अगर अलग-अलग नहीं किया जाएगा तो अगले 100 सालों तक हमारी किसी किस्म की कोई भी बेहतरी आने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं। नाज़रीन, शहजाद शौकत साहब की आपने जो गुफ्तगू सुनी सूदी निज़ाम के हवाले से, और उन्होंने बताया कि महंगाई का हल क्या, IMF हमें कैसे डील करता है। इसके बाद मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आके आपको एक्सक्लूसिव स्टोरीज का सेगमेंट बताऊंगा। उसमें बताऊंगा कि क्या क्या एक्सक्लूसिव मेरे पास है, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जाने से पहले ब्रेक पे मैं आपको बता रहा था, बल्कि हमारे गेस्ट बता रहे थे कि महंगाई का तोड़ क्या है, महंगाई का हल क्या है, पाकिस्तान को बचाने का मतलब तरीकाकार क्या है। पाकिस्तान को अगर हमने हंगामी बुनियादों पे वो इक़दामात ना किए जिससे पाकिस्तान को सिक्योर किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में हमारे हाथ से काफ़ी कुछ निकल चुका होगा। शहजाद साहब, ये बताइए कि ये इस्लामी, आप सूद का निज़ाम बता रहे थे, और सूद के बगैर तो इस्लामी बैंकिंग तो है पाकिस्तान में। सर, इस्लामिक बैंकिंग यही है कि हमने मछलियां जिंदा रखनी है, पकड़नी इतवार को है। अच्छा, है वो भी सूद? है वही सूद। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस का वो नॉलेज रखता हूँ जो हमारे उलमा इकराम नहीं रखते। मैंने उलमा इकराम से ये कहा है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग एक ही है जी।
बल्कि कन्वेंशनल बैंकिंग गुनाह है जिसको हम अगर तौबा करें तो शायद हमें माफ़ी भी मिल जाए, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग को हम सवाब कह के कर रहे हैं। ठीक है, सवाब कह के करें। क्वेश्चन ये है कि शहजाद साहब सबूत क्या आपके पास? मैं कहता हूं जनाब आप IMF के डॉक्यूमेंट उठाएं। एक और फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट जो यहूदी है या ईसाई है, उसने क्लियर कट IMF के वर्किंग पेपर में 2003 में लिख दिया था कि ये दोनों सेम है। इसको प्रमोट करने में बेसिकली वो मैसेज ये दे रहा था कि अगर इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करें कोई इतराज नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। और इस्लामिक बैंकिंग परफेक्ट शुरू कहां से हुई? और आपकी जी प्लीज पहले बताएं फिर। तो मलेशिया में IMF वर्ल्ड बैंक ने मलेशियन में, आपको पता है मलेशिया में क्रिश्चियन ज्यादा है, मुसलमान भी हैं, लेकिन क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, चाइनीज भी हैं और यहूदी भी कुछ बैठे। उन्होंने वहां पे कुछ उलमाए कराम को इकट्ठा किया और उनकी ज़ेन साजी की और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस बना के वहां से इस्लामिक बैंकिंग को इजाद किया। मैंने ये यानी कि उन्होंने हमें ट्रैप करने के लिए एक नई बुनियाद रख दी। और अगर ये उनके फायदामंद ना हो तो मेरा ख्याल इसकी दाग बेली नहीं पड़ सकती। सर उनके लिए अगर इस्लामिक बैंकिंग नुकसानदेह होती या एज पर इस्लाम होती, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, अल्लाह का लाया हुआ जो भेजा मैसेज है, अगर उसके मुताबिक होती तो कभी ना करने देते। बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला गयूर भी है, अल्लाह ताला रहमान रहीम है, क्या वो जंग का ऐलान कर सकता है इनकम्प्लीट मैसेज दे के? बिल्कुल नहीं कर सकता ना। नहीं। ये हमारे दोस्त कहते हैं चूंकि मैसेज हमें पूरा समझ नहीं आ रहा तो इसलिए हमने ये फतवा दिया है कि इस्लामिक बैंकिंग आज के दौर में हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब कि ये भी लोग उनके पेरोल पे होंगे? सर कुछ पेरोल पे हैं, नेक नियति के साथ हैं कि जी नहीं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रैप हुए हुए हैं। इंग्लिश में लफ्ज़ है नाइव, मासूम लोग हैं। मैं कहता हूँ या हजरत साहब आप मासूम हैं जो उनके हाथ ट्रैप हुए हैं, लेकिन आप इससे बाहर निकलें। क्वेश्चन आता कहते कैसे ये इस्लामिक बैंकिंग हलाल नहीं? मैं कहता सर देख लें, आपका जो फतवा है वो इनकम्प्लीट है। अगर मुझसे आपने इसके बारे में सबूत लेने हैं, कैमरे के सामने आ जाए, मैं आपको उसी महफिल में आप ही के फतवे से साबित कर दूंगा कि ये फतवा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होने की वजह से ये वो मामला कर रहा है जो कि यहूदियों के उस कन्वेंशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है। वही इंटरेस्ट है, वही प्रॉफिट है, वही काइबर है, वही प्रॉफिट रेशियो है, सेलिंग द मनी विद हीलास। बिल्कुल ठीक है। और जो जहां पे पार्ट देखें, मुझे नहीं पता टाइम कितना रह गया, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम में जो बैंकिंग सिस्टम है वो ये कहता है कि मैंने और आपने कारोबार करना है तो लायबिलिटी ज्वाइंट कर दें। लॉजिक बनती है ना? बिल्कुल ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग में कहते हैं मैंने अगर कारोबार करना है, आप बैंक हैं, मैं आया हूं, तो आपने कहना है कोलैटरल लाओ, लॉस हुआ तुम्हारा, प्रॉफिट हुआ तो मैं शेयर कर लूंगा। ये लॉजिक तो नहीं बना ना। इस्लाम में बैंकिंग ये कहती है कि जब प्रॉफिट और लॉस आपका जी, और दूसरी तरफ अगर मैंने कोई चीज सेल करनी, इस्लाम ये कहता है अगर इफ यू आर सेलिंग सम, अगर आपने कोई चीज बेचनी है तो ये सेल है, और जब बेचेंगे तो वो जो आपका और मेरा रिलेशन है उसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, फटाफट हमारे नाज़रीन को काइंडली ये बताइए कि आप आलिम तो नहीं हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमारे उलमा इकराम से ज़्यादा हैसियत रखते हैं, कि वो उनकी अवेयरनेस ज़्यादा है। और किसी वो क्या एक फरमान है कि कोई भी जो उस वक्त माशरा तबाह होता है जब उलमा इकराम जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो। मैं ज़रा एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बताइए कि ज़कात, सदका, खैरात वो रमज़ानुल मुबारक है सर, और इसमें हम वो किसको हम डिजर्विंग को दे सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तादाद बढ़ चुकी है सर। पाकिस्तान जो वेल्थ सर्कुलेशन है, ज़कात एक सिस्टम है वेल्थ सर्कुलेशन का। ज़कात के तहत अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि जो दौलत है वो किसी सेफ में ना पड़े, वो सर्कुलेट हो। ठीक है। हमारी इनकम तब बढ़ती है जब वेल्थ सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन के लिए, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ, उस पर ज़कात देना पड़ेगी? सर वो जो हमारी इन्वेंट्री है उस पर ज़कात है, यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़कात है। ठीक है। और ज़कात हमने जेन्युइन लेजिटिमेट ज़रूरतमंद को देनी है।
ना कि हम बिल्डिंगें बना दें। और ये जो बैंक जो हैं ये काट लेते हैं ज़कात, वो क्या करते हैं ज़कात का? सर बैंक दो किस्म की कलेक्शन करते हैं। एक वो जो डिफॉल्टर हैं सूद देने में, उनके जो डिफॉल्टर की पेनल्टी है वो तमाम मौलवियों को जाती है, मुफ्तियों को जाती है जो फतवा देते हैं। अच्छा। और जो बैंक काटते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ज़कात उनका है उसके अकाउंट में चली जाती है और वो ज़कात का हेड जो ब्यूरोक्रेट लगेगा फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानी जो नादार लोग हैं उनमें वो बांटे। लेकिन पॉइंट सर इम्पोर्टेंट ये है कि वो बेवा, वो लाचार उसको जानी चाहिए, ना कि किसी इंस्टीट्यूशन को जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे लिए मसलन मैं टीवी पे क्या खुल के भी बात कर देता हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ज़कात लेते तो हैं लेकिन उससे सैलरियां जा रही हुई बड़े बड़े डॉक्टरों की। बिल्कुल ठीक है सर एक डॉक्टर साहब अल्लाह उनको जनरल नसीब फौत हो गए, उन्होंने ज़कात में कहा जी 3 लाख रुपए उनको दे दिए। दूसरे दिन मैंने कोई बेवा भेज दी, उनके पास कोई गरीब औरत थी, मैंने कहा जी वो 3 लाख में से इनका इलाज कर दीजिएगा। कहते जी वो तो 3 लाख रुपए तो मैंने ले, मैं किस कहते मैंने किसी बेवा का देखा था आज से 2 माह पहले, वो 3 लाख मेरे हो गए। आई मीन कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था, वो फौत हो गए हैं, लेकिन बात ये थी कि वो उन्होंने कहा जी मेरी सैलरी में मैंने कवर कर लिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है चाहे वो शौकत खाना में, बाकी उनमें जो ज़कात जाती है वो देखें किधर जा रही है। अच्छा वो सारी उनकी लग्जरीज पे हो रही हैं? सर मोस्ट ऑफ द टाइम लग्जरीज पे जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़कात कलेक्ट होके 20% सूद बैंकों से लिया जाता है। अच्छा। जो बैंकों से सूद आता है फिर वो गरीबों में चलता है। आज एक बेवा को जरूरत है ज़कात की तो आज उसको दी जाए, ये पॉइंट है। मैं इस पे अथॉरिटी नहीं रखता, लेकिन मैं इस्लामिक बैंक में जरूरत है, लेकिन ज़कात की जो कॉमन सेंस है वो ये है कि आज जरूरत है बेवा को, वो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं जानी चाहिए। आप बड़ी बड़ी देख लें, कुव्वत फाउंडेशन देख लें, शौकत खानम देख लें, या बड़े इंडस हॉस्पिटल देखें, बड़े बड़े हॉस्पिटल उनके बैंक अकाउंट चेक करें, जो पैसे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़े हुए। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन आपने शहजाद शौकत साहब की बात सुनी, बड़ी होलनाक बातें हैं कि ज़कात जो है उसका सिस्टम हमारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अभी इनसे बात करने के लिए बड़ा लंबा टाइम दरकार होगा। मेरा ख्याल है कि इनको दोबारा ज़हमत देंगे तो इस वक्त प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो मैंने जाते जाते आपको एक्सक्लूसिव ख़बरों का मतलब अंदिया दिया था। उसमें यह है कि पहली बात यह है कि चीफ मिनिस्टर की मैंने आपको बात की थी कि चीफ मिनिस्टर सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए हैं। उन पे इल्ज़ाम है कि 100 करोड़ रुपया उन्होंने रिश्वत तलब की है या 100 करोड़ लेने की हामी भरी है। और ये चीफ मिनिस्टर आप जिस तरह के समझ रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर हैं, बिल्कुल वो नहीं है। ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और इनका नाम अरविंद केजरीवाल है और ये आम आदमी पार्टी के सरबराह भी हैं। ये अरविंद केजरीवाल कुछ अर्सा पहले एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे। इन्होंने सरकारी मुलाजमत छोड़कर और आवाम की खिदमत करने के वाले से एक पार्टी बनाई थी सियासी, जो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी उसका नाम रखा था। और पहले इलेक्शन में जब सेलेक्ट हुए तो इनके पास भारी अक्सियत, सादा अक्सियत नहीं थी। इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी दिल्ली में और दिल्ली में कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के बाद इन पे अदम एतमाद इनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई थी। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ये किया कि दोबारा ये गवर्नमेंट में आए और गवर्नमेंट में आके इन्होंने तकरीबन दिल्ली में दूध की नहरें बहा दी थी तकरीबन। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दिल्ली को तकरीबन कनाडा जो वेलफेयर स्टेट्स हैं दुनिया में, या उनका कॉन्सेप्ट है जो हजरत उमर रज़ी ताला अन्हा के दौर में वेलफेयर स्टेट मुतारफ करवाई गई थी, उसको कॉपी करते हुए ये जिसमें कनाडा सरफहरिस्त है, इंग्लैंड सरफहरिस्त है, ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सारे ममालिक हैं, आयरलैंड है, तो इन्होंने भी दिल्ली को हजरत उमर लॉ के तकरीबन करीब ले आए थे। उनको मतलब उसको फॉलो कर रहे थे। बच्चों को मुफ्त तालीम, क्रॉस द बोर्ड सेम एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन ख़त्म, ट्रांसपोर्टेशन फ्री और बिजली फ्री और खाने के लिए राशन, दूध और ये वो काफ़ी कुछ कर रहे थे। बहरहाल वो कहने का मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि इलेक्शन की आमद है, नरेंद्र मोदी जो हैं इस वक्त नए एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए कोशां हैं। वो चाहते हैं कि तीसरी मरतबा दोबारा वो वज़ीर आज़म बने। इसलिए उनको ये ख़तरा लाहक हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने दिल्ली को एक मॉडल सूबा बनाया है और अगर ये ज़्यादा इनकी शोहरत बढ़ी तो ये दिल्ली के बाद पूरे इंडिया में ना फैल जाएं।
उन्होंने उनको एक शराब की इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके पे ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये एक शराब बेचने के या शराब प्रोडक्शन करने के SOPs या कानून साजी कर रहे थे, जिस पे उन्होंने शराब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने उनसे कमिटमेंट की कि अगर आप हमारे लिए मौसर कानून साजी करेंगे तो हम आपको 100 करोड़ रुपया देंगे। इस इल्ज़ाम के तहत नरेंद्र मोदी ने उनको गिरफ्तार करवा दिया है। देखते हैं आने वाले वक्त में वो उन पे इल्ज़ाम साबित होता है या नहीं होता, और आने वाले वक्त में क्या होता है, ज़मानत वो ले पाते हैं अदालत से या नहीं ले पाते। देखते हैं पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, तक इंडिया में तो वैसे इतने हौलनाक हालात नहीं है। खैर देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। दूसरा मैं ये बताने वाला हूँ कि फॉरेन कमेटी, अमेरिकन फॉरेन कमेटी कांग्रेस के एक सीनियर मेंबर शेरोन ने अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में खदमात अंजाम दे रहे हैं उन्हें बानी चेयरमैन को अडयाला जेल में मिलने की हदायत की है, और उनका ये कहा है कि उनको मिलें। उसकी वजह ये आज से 4-5 दिन पहले होने वाली वो हेयरिंग है, फॉरेन कमेटी ने जो हेयरिंग की थी, उस हेयरिंग में ये तय हुआ था कि पाकिस्तान के इंतखाबात और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर और पाकिस्तान के ये जो फॉर्म्स 45 और 47 वाली गेम चल रही है और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं, इन तमाम बातों के लिए उन्होंने कहा था। उस पर हुकूमत ने इसके लिए सर जोड़ लिया था, आइन कानून की किताबें निकाल ली थी, और तय ये हुआ है कि अगर अमेरिकन एम्बेसडर इमरान अडयाला जेल तक एक्सेस मांगेंगे तो उनको किसी सूरत इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि आइन और कानून में ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी है तो किसी गैर मुल्की को जेल में उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती जब तक कि वो डुअल नेशनल ना हो। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। यहाँ हुकूमत का ये जो बैरियर है ये गिराने में अमेरिकन एम्बेसडर कामयाब होते हैं या नहीं होते। नाज़रीन, अब जाते जाते जहाँ पे आपने इतनी बुरी खबरें सुनी हैं, तो एक ठंडी हवा का झोंका तो नहीं मैं कह सकता कि मतलब इसमें तो मुझे शर्म आ रही है, पर एक रत्ती बराबर है कि ईद उल अज़हा की आमद है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्लान किया है कि इनके ज़ख्मों में नमक छिड़कने के लिए इनको 6 छुट्टियाँ जो हैं अता की जाएं, और 6 छुट्टियां पाकिस्तानियों आपको मिलने वाली हैं। आपको ये तो नहीं मैं कह रहा कि आप एक दूसरे की दावतें करें, पिकनिक पे जाएं, क्योंकि शहजाद साहब बता चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है और हमारे फाइनेंशियल हालात क्या हैं। बस घर में सब्र से रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें पाकिस्तान और अवाम और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और उसमें इस्तेकाम आए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट और मेरे मेहमान शौकत साहब को इजाज़त दीजिए, शहजाद शौकत साहब को। आइंदा प्रोग्राम नया लेके, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।